नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं आपके साथ एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, विश्व में एक राहत देने वाली खबर, क्या खबर है कि इजराइल और हमास के बीच में जंग रुक गई है। क्या है पूरी कहानी और कैसे इसको अंजाम दिया गया, जो बात एकदम नामुमकिन लग रही थी। दोनों देश एक तो खैर देश नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको एक पार्टी या एक देश कंसीडर करके चलते हैं कि एक दूसरे को तबाह करने की जो उन्होंने मुहिम शुरू की थी, अब वो रुकती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले राहत की सांस लीजिए कि चलो अच्छा है ये हुआ। और हम तो ये कहते हैं कि युद्ध ही नहीं होना चाहिए था, पर बहुत सारी कंडीशन होती हैं, हुआ, लेकिन अब राहत है। कहानी को थोड़ा सा फ्लैशबैक से शुरू करते हैं। 7 अक्टूबर वर्ष 2023 इजराइल में एक जश्न चल रहा था। उस जश्न में हमास के लड़ाके घुस जाते हैं और हमास के लड़ाकों ने वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की, 1200 लोगों को मार डाला और साथ में वो कुछ लोगों को बंधक बनाकर ले गए। यहां पर कौन सही कौन गलत, इस बात का अभी कुछ समय के लिए चर्चा नहीं, हम सिर्फ यहां पर घटना पर गौर फरमाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जिन्हें आईडीएफ कहा जाता है, उन्होंने एक मिशन शुरू किया कि वी विल डिस्ट्रॉय द हमास, हम हमास को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। और उसके बाद ये तस्वीरें हमास या गजा पट्टी में आम हो गई, जिसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अल शिफा हॉस्पिटल जो बहुत चर्चाओं में रहा, खान यूनिस, रफा, ये सारे शहरों को तबाह करते हुए इजरायली डिफेंस फोर्सेस कब्जा करती चली जाती हैं। पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई। कुछ इजराइल के विरोधी थे, कुछ इजराइल की गतिविधियों को सही ठहरा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं। हालांकि भाई अब ये कहोगे कि सर इस बात का उस बात से क्या संबंध है, अभी आप धीरे धीरे रिलेट करना शुरू करोगे कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतते ही इस युद्ध की कंडीशन भी चेंज होने लगी। मेरे प्यारे साथियों, जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपना पूरा कार्यक्रम शुरू किया, इसी बीच प्रोटेस्ट शुरू हुए इजराइल में भी कि आप पूरी तरीके से हमास को खत्म करना जा रहे हो, अच्छी बात है। आईडीएफ काम कर रही है, अच्छी बात है। वेयर आर आवर फैमिली मेंबर्स, मतलब वेयर आर द हॉस्टेजेस, जिनको कौन पकड़ कर ले गया है? हमास पकड़ कर ले गया है। बहुत सारे हॉस्टेज जब इजराइल डिफेंस फोर्सेस कार्रवाई कर रही थी तो वो मृत्यु, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी डेड बॉडी मिल रही थी। ना चाहते हुए भी इजराइल में खूब प्रदर्शन हुए कि बेंजामिन नेतन्याहू जो युद्ध के हीरो नजर आ रहे थे, लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए कि देखिए हमें नहीं मतलब कि आप क्या बातें कह रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स कहां हैं और वो उन्हें आप कब तक हमास से रिलीज कराओगे, ये बताइए। बंधकों की स्थिति पर नजर बनाए तो हमास ने 251 लोगों को बंधक बनाया था, ठीक है, इजरायली नागरिक 251, जिसका ये आंकड़ा मौजूद है। हमास ने उसमें से कुछ रिहा भी किए थे, कुछ सैनन रेस्क्यू किए, लेकिन कुछ डेड भी मिले। मौजूदा स्थिति यह है कि अभी भी 94 हॉस्टेजेस हैं जो किसके पास मौजूद हैं? हमास के पास मौजूद है। एक चीज और क्लियर समझिए, अकेले हमास के पास हॉस्टेजेस नहीं है, हमास ने पकड़ कर ले गए तो बंधक शब्द का नाम दिया जाता है, लेकिन इजराइल की जेलों में भी बहुत सारे फिलिस्तीनी बंद हैं, बहुत सारे फिलिस्तीनी बंद हैं। तो अब सहमति इस बात पर बनी है कि भैया हॉस्टेजेस को छोड़िए और सीज फायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सीज फायर। हालांकि ये सीज फायर के बीच में एक खबर ये भी है कि नेतन्याहू ने कहा कि देखिए सीज फायर तभी होगा जब दोनों की नीयत साफ होगी, अगर गड़बड़ की तो हम सीज फायर को ब्रेक कर देंगे। भाई एक बार पहले भी सीज फायर हुआ, रिजल्ट तो कुछ निकला नहीं, लेकिन इस बार जो ये स्थिति है सीज फायर की, ये कुछ स्ट्रांग दिख रही है कि नहीं भैया ये चलेगा। अच्छा, सहमति बनी कि हम जो है बंधकों को रिहा करेंगे। और इस कहानी में पहली तस्वीर ये आई कि इन 3 लड़कियों को सबसे पहले हमास रिहा करेगा। इनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा कि देखिए बड़ी अच्छी खबर यह है कि युद्ध रुक गया है, सीज फायर हो गया है और 3 खूबसूरत लड़कियां रिहा की जा रही हैं। अच्छा है, रिहा होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये नामुमकिन जैसी दिखने वाली चीज हुई कैसे? इजराइल और हमास जो एक दूसरे के खून के मतलब प्यासे थे, वो आखिरकार मान कैसे गए? तो मेरे साथियों बताया जाता है कि इसमें 7 लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, कौन कौन कहां पर हुई ये बैठक? एक देश है कतर। मैं आपको कतर के बारे में जानकारी दूं कि जैसे हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, इन सब के हेड ऑफिसेस कतर में मौजूद हैं। कतर कहता है कि भाई ये आतंकवादी संगठन है, हम जानते हैं या नहीं जानते हैं तो मानते नहीं, लेकिन इनके एडमिनिस्ट्रेशन काम भी होते हैं, क्योंकि ये मिलिटेंट्स ग्रुप अपने देश में जहां भी ये रूल मतलब अपनी जड़ जमाए होते हैं, वहां पर ये लोगों का शासन भी देखते हैं। तो वहां पर अपने हेड ऑफिस नहीं होते, इन सब के हेड ऑफिस कतर में है। तो कतर को भी निशाने पर लिया जा रहा था कि भाई तुमने अपने देश में ऐसे लोगों को पनाह दे रखी है। बहरहाल कतर ने भी कोशिश शुरू की, इधर मिस्र ने कोशिश शुरू की और अमेरिका, इनके प्रयासों से अब ये डील जो है निकल कर आई है। हालांकि इस डील का खुद बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी है, लिकुड पार्टी, उसके 2 मंत्री विरोध कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी सील द डील, ये डील हुई और हॉस्टेजेस को रिहा करने की बात हुई। युद्ध चल भी काफी लंबा गया है, लेकिन आप कहोगे सर युद्ध तो रूस यूक्रेन का भी चल रहा है, उसके बारे में क्या बातचीत हो रही है, आप कभी नहीं हो रही है, वो भी रुकेगा क्या? हम इस पर भी सेशन करेंगे कि उस युद्ध को कितने % रुकने की संभावना है, वो किस शर्तों पर रुकेगा। और मैं बता दूं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, जैसा कि इस डील में रहा है। अच्छा, हुआ क्या कि जैसे इन 7 लोगों ने खूब अपना कोशिश की, उनमें से 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेविड वॉर्नियो क्या है? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के डायरेक्टर हैं। मोसाद, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी खतरनाक एजेंसी है। शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान कतर के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का कोई डायरेक्ट संबंध हमास से नहीं है। हमास से बातचीत केवल ये कर सकते थे। बातचीत हुई और कहानी को यहां तक ले लाया गया। हसन रशद मिस्र के जनरल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर हैं और खलील अहिया फिलिस्तीन के पॉलिटिकल विंग के कार्यवाहक अध्यक्ष। फिलिस्तीन देश में 2 ग्रुप हैं, जहां फिलिस्तीन की एक प्रॉपर सरकार है, एक हमास के कब्जे में है। तो ये फिलिस्तीन का जो पॉलिटिकल विंग है उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। तो इन 7 लोगों में इन 4 लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा और इन्होंने फाइनली इस समझौते को कराया। खबर यह भी आ रही है कि जिस समय इस समझौते को होने वाला था 10 मिनट पहले तक भी डील फाइनल नहीं थी। 10 मिनट के अंदर सारी कहानी को फाइनल किया गया और मतलब 10 मिनट तक भी असमंजस में थे कि ये डील हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बहरहाल खबर सुखद रही और फाइनल रिजल्ट ये निकला कि सीज फायर हो गया और हॉस्टेजेस को रिहा करने पर बात बन गई है। कितने फेज में होगा? 3 फेज में हॉस्टेजेस रिहा होंगे, जिसमें फिलिस्तीन के जो कैदी हैं वो इजराइल रिहा करेगा और इधर से इजराइल के भी लोग रिहा होंगे। पहले चरण, दूसरे चरण में सेनाएं पीछे हटेंगी और तीसरा चरण इस बात के लिए डेडिकेटेड है कि भाई जब सेनाएं पूरी पीछे हट जाएंगी, क्योंकि गजा तबाह हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफी है कि गजा पूरी तरह तबाह हो चुका है। हम इस गजा को पूरा दोबारा बनाएंगे, होना भी चाहिए। उनकी क्या गलती थी कि जिनके घर सब तबाह हो गए। हर आदमी तो हमास का है नहीं वहां पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नामुमकिन जैसी दिखने वाली चीज हो कैसे गई, क्या है मामला? आइए अब इस पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमास की बैकबोन तोड़ चुका था इजराइल के पीछे जो सपोर्ट है ना वो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, सिंपैथी हो, पॉलिटिकल सपोर्ट हो, पैसे का सपोर्ट हो, आर्म्स का सपोर्ट हो, वो बहुत तगड़ा, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट बहुत जबरदस्त था। और उन्होंने इस्माइल हानिया, आप जानते होंगे ईरान में कैसे एकदम रहस्यमय तरीके से बम आया और वो उनकी डेथ हो जाती है। फिर मोहम्मद दाइफ, याहिया सिनेवार, इन 3 को मरने के बाद हमास की कमर टूट चुकी थी। लेकिन चूंकि हमास अभी भी लड़ रहा था, हमास ने उस समय कहा भी कि हमारे आप नेता तो मर गए हैं लेकिन हम लड़ेंगे आखिर तक, लेकिन वो लड़ नहीं पा रहा। क्यों नहीं लड़ पा रहा? एक तो लीडरशिप खत्म हो गई, साथ में स्थिति पैदा हुई जो लेबनान का जो एक स्क्वाड है, मतलब लेबनान का जो एक संगठन है हिजबुल्लाह सपोर्ट कर रहा था हमास को और हिजबुल्लाह की लीडरशिप को साफ कर दिया। आप जानते होंगे कैसे टीवी, फ्रिज, पेजर, इन सब में ब्लास्ट करके हिजबुल्लाह की लीडरशिप को समाप्त कर दिया गया, जितने भी लोग थे। और उनमें सबसे मुखिया था हसन नसरुल्लाह। अब बात, चूंकि हमास को इजराइल को ईरान भी सपोर्ट कर रहा था, अब ईरान क्या हो गया? ईरान फंस गया है। ईरान फंस गया। ईरान कैसे फंस गया कि देखो, अब ईरान बहुत ज्यादा इजराइल के खिलाफत में जा नहीं सकता। क्योंकि उसमें क्या हो गया? जा सकता है, क्योंकि रूस का समर्थन, रूस अमेरिका का अगेंस्ट है, यही समझना है। ट्रंप साहब के आते ही 2 बातें बड़ी हमें एकदम साफ स्पष्ट नजर आ रही है। एक तो लग रहा है कि ट्रंप और पुतिन साहब के रिलेशन ठीक होंगे। पुतिन और ट्रंप के रिलेशन ठीक हुए नहीं कि 2 देशों को एकदम से बेचैनी होगी। पहला है चाइना, दूसरा है ईरान, क्योंकि पुतिन प्रेफरेंस जरूर देंगे ट्रंप को। अगर प्रेफरेंस देने की बात आ गई है तो वो जरूर देंगे, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, मान लो ट्रंप और पुतिन एक साथ आते हैं, है ना, या तो पहले तो वो यूक्रेन को दबाएंगे, तो ऑब्वियस बात है जब यूक्रेन को दबाएंगे तो पुतिन साहब का उसमें भी लीड मिलेगी। और अगर अमेरिका से बातचीत ठीक हो जाती है तो पुतिन साहब को रूस, चाइना की कोई जरूरत नहीं है और फिर ईरान पिस जाएगा। ईरान तो सपोर्ट ही किसका है? रशिया का है। और ईरान खुद में इतना सक्षम है नहीं कि भाई वो लड़ बैठे इजराइल से, लड़ बैठे अमेरिका से, और खुद उनके जो मुखिया हैं ईरान के सर्वोच्च लीडर खेमनेई साहब, उनका तो बहुत पंगा है। देश में उनके खिलाफ माहौल पर बना हुआ है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि सब अमेरिका करवा रहा है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि इनके खिलाफ भी देश में माहौल है। देश वाले कह रहे हैं कि ये फसाद जड़ ये आदमी है, हमारे ईरान को पीछे खींचने वाला ये आदमी है, हमारा ईरान इधर उधर लड़ रहा है, ये आदमी वजह है, डेवलपमेंट नहीं करने दे रहा है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के आप उस स्टेटमेंट को याद कीजिए, उन्होंने कहा कि 20 जनवरी को शपथ लूंगा, उससे पहले इजराइल हमास रुकना चाहिए, हमास कैदियों को रिहा करे, वरना फिर मैं जो करने जा रहा हूं आप इस बात का कल्पना कर लीजिए, मेरे दफ्तर में पहुंचने से पहले यह युद्ध बंद हो जाना चाहिए।
क्यों? क्योंकि बताया जाता है कि इन होस्टेजेस में एक दो अमेरिकी भी हैं। खैर वो तो एक बात हो गई छोटी सी, लेकिन आप समझ लीजिए कि हमास को पूरी तरीके से तोड़ चुकी हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेज। तो हमास के पास, हालांकि कहते हैं कि हमास ने कई बार ऑफर किया कि भाई समझौता कर लेते हैं, अब वो समझौता हो भी गया है। क्या स्थिति रही मैं समझ गया, आप ये पूरा जियोपॉलिटिकल गेम है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, अब युद्ध रुक गया है तो अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि तबाही आगे ना हो, दोनों देशों के बीच में ऐसा कोई स्थिति पैदा ना हो कि इन्हें सीज फायर को ब्रेक करना पड़े। आई थिंक इस पूरी कहानी के एंगल को आप समझ गए हैं। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको रोचक लगी होगी। इसीलिए आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। ऐसे ही जो मुद्दे हैं उन पर मैं लगातार अपनी चर्चाएं आपके सामने पेश करता रहूंगा। धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद।